Hey guys, this is Mahesh and we are going to start our second chapter mathematical methods or scalars and vectors. एक्चुअली किस वजह से मैं इस चैप्टर को स्केलर्स और वेक्टर्स कह रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल मेथड्स में ज़्यादातर पार्ट स्केलर्स और वेक्टर्स का है, इस वजह से इस चैप्टर को हम कहेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स ही। तो स्केलर्स क्वांटिटी और वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होती है ये जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हमने अपने सबसे पहले चैप्टर में यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में डिटेल में देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर एक बार मैं एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी होती है एक लैंग्वेज इस नेचर को समझने की। साइंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होती है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इससे हम क्या करते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आती है बीच में नेचर के, यहाँ पे आएगा नेचर और यहाँ पे आएगा हमारा साइंस। देखिए साइंस से थ्रू फिजिकल क्वांटिटी हम नेचर को इंटरेक्ट करते हैं। एक थ्योरी को हमने एज एन एग्जांपल लिया था, ग्रेविटेशन थ्योरी। वहाँ पे एक इक्वेशन लिखा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज गिवन बाय G(m1 m2 upon d square), where this G is nothing but the universal gravitational constant, this m and m nothing but the masses, d is nothing but the distance between two bodies, and F is nothing but the force. So what are these exactly? All things, this m nothing but mass of second body, this m1 mass of first body, this G is universal gravitational constant, this F, this D. What are these things? These are nothing but the physical quantities. Actually G is the constant, but still it is made up of physical quantities. Okay, so these all are the physical quantities, and here we have found out one law of nature, nothing but the law of gravitation, और वो हमने फाइंड आउट किया इन फिजिकल क्वांटिटी की मदद से। इसका मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इज द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड नेचर। तो ये मतलब है फिजिकल क्वांटिटी का। और यहाँ पे देखिए हर एक वेक्टर और हर एक स्केलर दोनों भी क्या होती है, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। और अब जाके हम क्या करेंगे, स्केलर्स और वेक्टर्स को समझ सकते हैं। नाउ आते हैं स्केलर्स की तरफ। तो स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए या तो फिर शो करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करके हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल वी कैन टेक मास, देन आफ्टर वी कैन टेक लेंथ, देन आफ्टर वी कैन टेक टाइम। ओके, ये 3 एग्जाम्पल्स लिए और कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए और हम समझेंगे कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत क्यों नहीं होती। देखिए ये जो मास है वो हम कैसे मेजर करते हैं। समझो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10 kg। तो देखिए ये 10 kg जो है वो परफेक्ट एक्सप्रेशन है। इस मेजरमेंट से हमें पूरी तौर पे पता चल जाता है कि उसका मास क्या है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये जो मास है ये 10 kg मैग्नीट्यूड से पूरी तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। दैट इज वाई दिस मास इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली देखिए लेंथ, लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं। सपोज 5 मीटर इज द लेंथ, और डिस्टेंस वी कैन से देयर इज नो नीड टू टेल anything about direction, okay, because we can completely express the length by saying 5 meter is the length of that particular string. So that is what the expression of the length, and that is why as there is no need of direction, we can say length is also scalar quantity. Similarly we can say time is 10 seconds. Okay, so time is 10 seconds. What does it mean? It means that there is no need of direction and we can completely express the time by saying just 10 seconds is the time. All right guys, so I hope you got exact meaning of scalar quantities. Now let us move towards vector quantities. Okay,
Unlike scalar quantities, in vector quantities there is need of magnitude as well as direction. ओके तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे हम, जैसे फोर्स है, ओके, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी। ये 3 एग्जाम्पल लेंगे। और भी कई तरीके के एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे कि टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम सिर्फ ये 3 फिजिकल क्वांटिटी ही देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल फोर्स है। सपोज आई एम अप्लाइंग 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। सपोज हियर इज द ऑब्जेक्ट, okay, and I am applying force on it. So try to understand कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इस फोर्स के डायरेक्शन को मुझे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो भी कुछ बॉडी है, ये बॉडी अपने प्लेस से मूव हो सकती है। ओके, ये डिपेंड करता है कि मैं इनर्शिया और फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम कर रहा हूँ कि नहीं। यदि मैं ओवरकम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये बॉडी मूव करेगी, और ये जिस डायरेक्शन में मूव होगी ये मुझे यदि पता करना है तो मुझे ये फोर्स का डायरेक्शन पता होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, इसको एक्सप्रेस करने में सिर्फ 10 न्यूटन इज द फोर्स इतना बोलना काफी नहीं है। यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। दैट इज वाई दिस फोर्स इज called as vector quantity, because to express force we need both magnitude as well as direction. Similarly, to express acceleration, to express velocity, we can't say just 10 meter per second square is the acceleration, 5 meter per second is the velocity. We need direction too, because in that particular direction that acceleration is present, or in that particular direction that velocity is present. ये देखिए, velocity अलग बात है और speed अलग बात है। speed जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी टाइम पे स्पीड का मेजरमेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। ओके, स्पीड जो होता है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं मैं। आप यदि कार में हो या तो फिर बाइक पे हो, तो देखिए कार का या तो फिर बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो एक पर्टिकुलर स्पीड दिखा रहा होता है, बराबर। वो जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है उस पर्टिकुलर कार का या तो फिर बाइक का, और उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से उसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। ओके गाइज, सो आई होप यू गॉट क्लियर डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमने ये तो देखा कि वेक्टर क्या होता है, लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखेंगे हम इस टॉपिक पे। तो चलिए समझते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। For an example, let us take one vector along any particular direction. Suppose this vector is showing displacement of an object in a particular direction, and I am showing this displacement vector by s bar. Okay, ये जो एरो होता है, ये एरो शो करता है उसकी डायरेक्शन। इस वजह से हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एक एरो देते हैं, इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे देखिए और एक बात है, वो बात है मैग्नीट्यूड। सपोज ये हम मेजर करते हैं सपोज, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ओके गाइस, तो यहाँ पे 2 चीजें हमने दिखा दी, एक तो उसकी डायरेक्शन और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। ये 2 चीजें हम कंबाइनली कैसे मेंशन करते हैं? एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एक एरो देते हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट लिया था मैंने, ये ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हुआ है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है और इसका मैग्नीट्यूड भी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज है उसका डायरेक्शन। अब देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड है सिंपली हम शो करेंगे सिंबल, उसके सिंबल से, उसके ऊपर हम एरो नहीं देंगे, उसको कहेंगे हम मैग्नीट्यूड। और दूसरी तरीके से हम मैग्नीट्यूड शो कर सकते हैं
ये वेक्टर है, वेक्टर के बाहर हमने मॉड साइन लिया है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। इस केस में ये कितना होगा, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा 10 मीटर। ओके, और ये जो डायरेक्शन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल है, सपोज ये जो वेक्टर निकाला है मैंने ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, तो थीटा इज नथिंग बट द डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितनी है उसकी 0 डिग्री। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसने 0 डिग्री एंगल बनाया है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन है 0 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। फॉर एन एग्जांपल वी कैन टेक अदर vector. Suppose this is a coordinate system and here is the vector. Suppose this vector is f bar and which is making angle 45 degree with positive x axis. समझो ये फोर्स है 15 न्यूटन का, तो यहाँ पे आप बता सकते हो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज 15 न्यूटन एंड व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन इज नथिंग बट 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस। सो दैट इज व्हाट इट्स डायरेक्शन इज। देखिए यहाँ पे हमने फॉर एन एग्जांपल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ उसकी डायरेक्शन ली है। प्रैक्टिकली हम किसी भी एक्सिस के साथ या फिर किसी भी रेफरेंस के साथ उसकी डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is types of vectors. In that, let us see our first type of vector, that is zero or null vector. ओके, ये जीरो वेक्टर या तो फिर नल वेक्टर क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज वन ऑब्जेक्ट इज हियर विच इज एट रेस्ट। यहाँ पे मैं कितने टाइप के जीरो वेक्टर्स बता सकता हूँ। दिस ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी का जीरो वेक्टर यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, एक्सेलरेशन का जीरो वेक्टर यहाँ पे ले सकता हूँ, फोर्स का जीरो वेक्टर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। सो दीज आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वेक्टर्स। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है एक, और यहां पे मैं दो तरफ से दो अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहा हूं। समझो ये है F1 फोर्स और ये है F2 फोर्स। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी एक फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी लेता हूँ। समझो ये है 50 न्यूटन और ये है सपोज 100 न्यूटन। ओके, तो इससे एक बात तो क्लियर है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना इस डायरेक्शन में मूव होगा ना इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये अप्रोक्सीमेटली समझो इस डायरेक्शन में मूव होगा। समझो ये है हमारा एक फोर्स जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट है। इस फोर्स को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट है। सो दैट इज व्हाई वी कैन सिंपली डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर इन जनरल दैट द वेक्टर विच शोज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 or more वेक्टर्स, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, जो वेक्टर दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स का एक कंबाइंड इफेक्ट दिखाता हो उस वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। Let's see third type of vector, that is negative vector. Negative vector, उसको हम बोलेंगे opposite vector। क्योंकि देखो क्या है, एक सपोज यहाँ पे वेक्टर है p बार नाम का और यहाँ पे दूसरा एक वेक्टर है q बार नाम का। यदि इन दोनों का magnitude of p bar is equal to magnitude of q bar है and both the vectors are directed opposite to each other, then I can simply say vector q is negative vector of p, or I can say vector q is opposite vector of vector p. All right, let's see our fourth type of vector, that is equal vectors.
इक्वल वेक्टर्स। यहां पे देखिए, समझो ये p बार वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है q बार। यदि इन दोनों की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, देन आई कैन सिंपली से वेक्टर p बार इज इक्वल टू वेक्टर q बार। यानी कि जब हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। Let me go to our next type of vector, that is position vector. Okay guys, suppose यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे एक पॉइंट है P नाम का। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है O, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। और यदि समझो यहाँ पे एक मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूँ ओरिजिन से इस पॉइंट P तक, तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या शो करेगा, इस पॉइंट P की पोजीशन। नथिंग बट दिस OP वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ओके, इसका मतलब क्या है सिंपली कि एक जो वेक्टर है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की स्पेस में, एक रैंडम कौन सा भी पॉइंट है, उस पॉइंट की यदि पोजीशन दिखा रहा है तो उस वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में या तो फिर प्रॉब्लम्स में हमें यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, तो चलिए समझते हैं यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस फोर्स वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड है समझो 10 न्यूटन और उसकी डायरेक्शन है ये। सपोज मुझे इस फोर्स का यूनिट वेक्टर चाहिए। इसका मतलब है यू एफ कैप is nothing but the unit vector which is given by this force divided by the magnitude of this force vector. इसका ये जो सिंबल है u suffix f cap, ये दिखाता है यूनिट वेक्टर along this force vector, and this is nothing but the given vector and this is nothing but the magnitude of given vector, and ultimately it will give us यूनिट वेक्टर अलॉन्ग गिवन वेक्टर। ये कैप क्या दिखाएगी, यूनिट मैग्नीट्यूड, और ए एफ दिखाएगा डायरेक्शन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट यूनिट वेक्टर प्रेजेंट। यूनिट वेक्टर को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालेंगे। y z और x। देखिए, ये x डायरेक्शन में सपोज एक वेक्टर है x बार, y डायरेक्शन में एक वेक्टर है y बार और z डायरेक्शन में एक वेक्टर है z बार। सपोज इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में हमें इस x वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे u x कैप। y डायरेक्शन में यदि चाहिए उसको बोलेंगे u y कैप, और z डायरेक्शन में यदि चाहिए तो हम बोलेंगे u z कैप। तो इस u x को सिंपली हम बोलते हैं i कैप, इस u y को सिंपली बोलते हैं हम j कैप, और इस u z को बोलते हैं हम k कैप। नथिंग बट व्हाट, दिस i कैप इज द यूनिट वेक्टर along x डायरेक्शन, दिस j कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर along y डायरेक्शन, एंड दिस k कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर along z डायरेक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है i कैप, j कैप एंड k कैप का, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट जो है हमें आगे बहुत जगहों पे काम में आने वाला है। और एक आखिर की बात यूनिट वेक्टर के बारे में, वो क्या है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट विल बी ऑलवेज 1 यूनिट एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग गिवन वेक्टर। That's it. That is what about unit vector. I hope guys you are clear with this unit vectors. राइट गाइज, तो अब तक हमने देखा कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और इसके बाद में हम देखेंगे कि वेक्टर के साथ कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर
विथ स्केलर। ओके गाइस, तो एक समझो कौन सी भी वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज हियर देयर इज p bar is the vector quantity. Suppose we have to multiply this p bar with scalar. Suppose 10 is the scalar for time being I have taken, and here there will be new vector, that vector will be 10 p bar. By multiplying this vector with scalar quantity we get another वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ नथिंग बट 10 p बार। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, और उसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो इतने टाइम्स बढ़ चुकी है। ओके, सो ये है सिंपल सा मीनिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का विथ स्केलर्स। नाउ लेट अस सी सेकेंड ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हम कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि ईच स्केलर एंड वेक्टर इज फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट एंड देन इट इज स्केलर और वेक्टर। ओके, एंड हियर वी आर लुकिंग एट ऑपरेशंस दैट वी कैन डू ऑन वेक्टर्स। हम कौन से दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं? ऑलवेज वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट टू सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है कि फोर्स का जो वेक्टर है वो फोर्स के वेक्टर के साथ ही ऐड किया जा सकता है या तो फिर सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो वेलोसिटी के वेक्टर के साथ ही सब्सट्रैक्ट या तो फिर ऐड किया जा सकता है। सपोज v1 बार इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये है इस डायरेक्शन में, और v2 है 5 मीटर पर सेकेंड, ये है इस डायरेक्शन में। तो क्या हम ऐड कर सकते हैं v1 एंड v2? यस, वी कैन ऐड v1 बार एंड ये बार है यहाँ पे v2 बार विच विल बी 10 + 5 = 15 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ द vectors. And one point you must have noticed over here कि ये जो vectors है दोनों भी, ये v1 बार और ये v2 बार, यहाँ पे आपने ध्यान से नोटिस किया होगा कि इन दोनों के डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब क्या है? हम एडिशन कब करते हैं? जब टू सिमिलर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तब हम करते हैं एडिशन। और सब्सट्रैक्शन कब करेंगे? सपोज यहाँ पे दो फोर्स के वेक्टर्स है, एक F1 बार है, सपोज ये है 15 न्यूटन का, और F2 बार है, सपोज ये है 10 न्यूटन का। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कब कर सकते हैं? जब टू सिमिलर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो एक दूसरे के साथ, तब हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे F1 बार माइनस F2 बार क्या आएगा? 15 - 10 = 5 न्यूटन। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि ये जो वेक्टर्स है ये या तो फिर एक ही डायरेक्शन में है या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि ऐसे दो वेक्टर्स के साथ हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी हो जो अलग अलग डायरेक्शंस में हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें समझना है आगे आने वाला एक लॉ, उसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए देखते हैं कि वो लॉ क्या है। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। हमने वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखा कि टू सिमिलर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जब एक ही डायरेक्शन में हो तब हम वहां पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और यदि टू सिमिलर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तब हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन सपोज दो वेक्टर्स ऐसे हैं कि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, रादर देन सेम और ऑपोजिट, कुछ तो अलग डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? सपोज ये वेक्टर है P1 बार और ये वेक्टर है P2 बार, तो यहाँ पे है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज इसका स्टार्टिंग पॉइंट है A, इसका एंड पॉइंट है B, इसको हम टेल भी कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको हम टेल कहेंगे और इसका जो एंड पॉइंट है उसका हम हेड कहेंगे। इसका टेल पॉइंट सपोज C है और इसका हेड है
डी। तो क्या करेंगे हम, सिंपली पहला वेक्टर हम एज इट इज निकाल लेंगे, ए और बी, और जो दूसरा वेक्टर का टेल पॉइंट है वो पहले वेक्टर के हेड पॉइंट के साथ मैच करेंगे। तो इस यहाँ पे पॉइंट सी भी बन गया और ये बन गया हमारा दूसरा वेक्टर, इसका हेड पॉइंट है डी। तो ये बन गया वेक्टर P2 बार और ये वेक्टर है P1 बार। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये समझो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ये जो तीसरी साइड है उस ट्रायंगल की वो क्या दिखाती है, एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। सपोज दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू एंड दिस रिजल्टेंट इज गिवन बाय P1 बार प्लस P2 बार। इसका मतलब ट्रायंगल लॉ क्या होता है, जब टू वेक्टर्स हमें दिए होते हैं और वो यदि एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो तो वो दोनों डेफिनेटली एक ट्रायंगल के दो साइड्स होंगे, और तीसरी साइड हम वहां पे ड्रॉ करते हैं उस ट्रायंगल की, तो वो जो तीसरी साइड है वो साइड दिखाती है एडिशन ऑफ first two vectors. So simply we can define triangle law of vector addition as, if there are two vectors present along the two sides of one triangle, then the third side of that triangle gives addition of first two vectors. That is what nothing but the triangle law of vector addition. Okay guys, let us see our next topic, that is properties of vectors. सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, वो है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। P बार प्लस Q बार, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, Q बार प्लस P बार। इसका मतलब P बार पहले लिया या तो फिर Q बार पहले लिया, तो उन दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा। इसको कहेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो हमें प्रूव करना है कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है या नहीं। ओके, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, ये समझो एक वेक्टर है और ये अनदर वेक्टर है। ये मैं क्या करूंगा, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। ओके गाइज, यहां पे मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं P बार एंड Q बार, और ये जो है थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल OAC, इस वजह से ये क्या हुआ, P बार प्लस Q बार। Am I right? और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया है, और ये वेक्टर होगा Q बार, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। ये हुआ वेक्टर Q बार, और ये साइड और ये साइड भी इक्वल होती है, इस वजह से ये वेक्टर हुआ P बार। अब यहाँ पे देखिए और एक ट्रायंगल बन रहा है OBC। इस ट्रायंगल में OB or BC, these are the two first sides we have, and then we want to find out third side of the triangle, and according to triangle law of vector addition, this side will be Q bar plus P bar. इसका मतलब क्या है कि P bar plus Q bar which will be exactly equal to Q bar plus P बार, क्योंकि ये दोनों जो साइड्स है वो सेम ही है, दैट इज वाई इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, और ये जो उनका रिप्रेजेंटेशन है P बार प्लस Q बार और Q बार प्लस P बार, ये दोनों एक ही होना चाहिए। इसका मतलब P बार प्लस Q बार इज इक्वल टू Q बार प्लस P बार। दिस इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। नाउ लेट अस सी our second property of vector addition. Second property of vector addition is associative. Let me write that property. Suppose A बार प्लस B बार, समझो मैंने पहले लिया है और बाद में मैंने C बार लिया है, is exactly equal to A बार प्लस B बार प्लस C बार। इसका मतलब मैं पहले A बार प्लस B बार लूँ, या मैं पहले B बार प्लस C बार लूँ, और बाद में यदि मैं तीनों का एडिशन करता हूँ तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। बट दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी वी हैव टू प्रूव इट। हाउ वी कैन प्रूव इट, लेट अस सी। Okay guys, suppose this is the vector A bar, this is the vector B bar, and this is the vector
C bar, and suppose this is the resultant vector of it, and let me give points O, P, Q and S. Suppose these are the points. Now according to triangle law of vector addition, if I draw one line from point O to point Q, what will be the meaning of this side? This side will be A bar plus B bar. Am I right? And if I draw one more line over here from point P to point S, what will be the meaning of this side of the triangle PQC according to triangle law of vector addition? This side will be B bar plus C bar. Okay, so let me take combined effect of all this. Let me write first in triangle OQS. QS. According to triangle law of vector addition, this is the first side, मतलब OQ ये first side है और QS ये second side है और ये R bar जो है वो है उसका resultant यानी कि third side. तो R bar क्या होगा? R bar will be equal to first side मतलब A bar plus B bar plus third side QS मतलब C bar. Okay, so this is the equation number 1, suppose. And now in triangle OPS, what will be the R bar? Same, R bar will be the third side, A bar will be the first side, and then we will take B bar plus C bar, which is another side of the triangle OPS. This is suppose equation number 2. So from equation 1 and 2 we can conclude as left hand side of equations is same, we can simply say A bar plus B bar plus C bar, nothing but right hand side of first equation equal to right hand side of second equation equal to A bar plus B bar plus C bar, and which is the proof for associative law of vector addition. So that is what about properties of vector addition. Right guys, so now we will see parallelogram law of vector addition. Now अब तक हमने देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के साथ कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन है स्केलर के साथ, बाद में एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, ट्रायंगल लॉ देखा, और एक लॉ देखने जा रहे हैं हम, उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब देखिए इस लॉ का मतलब क्या है. Two given vectors are along the two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal of that parallelogram will show resultant of the given two vectors. This is nothing but the parallelogram law of vector addition. चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं parallelogram law of vector addition क्या है. Suppose this is the point O, this is point A, this is point B, and this is point C. Okay guys, and this is nothing but the vector P bar, and this is nothing but the vector Q bar, and this theta is the angle between vector P bar and Q bar. Then according to our parallelogram law statement, these are the two given vectors along the two adjacent sides of the parallelogram. Then this OB bar, nothing but the diagonal of the parallelogram, will show resultant of the given two vectors, and which will be equal to P bar plus Q bar. ये मीनिंग है एग्जैक्टली हमारे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो R बार है, ये जो रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. उसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है. यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये जो OC प्रोड्यूस्ड है उसमें ये होगा perpendicular. Suppose this point is D. Okay, according to parallelogram law properties, this will be also P bar and this side will be Q bar. Okay, और ये भी वेक्टर रहेगा. All right guys, so let us consider triangle OBD. In triangle OBD, what we can write according to Pythagoras theorem, OB square is equal to OD square plus BD square. Okay guys, तो OD square क्या है? OD square is nothing but OC plus
सी डी उसका स्क्वायर प्लस ये बी डी स्क्वायर एज इट इज। तो ओ सी प्लस ओ डी का स्क्वायर क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी डी प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओ सी है, ओ सी क्या है, ओ सी इज नथिंग बट पी स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे हम प्लस ट्वाइस P इंटू सी डी। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में ये भी एंगल बनेगा हमारा थीटा, और यहाँ पे देखिए यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों रेशियोज यदि अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है, बी डी अपॉन क्यू, देयरफॉर बी डी विल बी इक्वल टू क्यू साइन थीटा, एंड कॉस थीटा क्या आएगा, सी डी अपॉन क्यू, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। ये जो वैल्यू है सी डी की क्यू कॉस थीटा यहाँ पे रखेंगे हम क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मतलब है क्यू स्क्वायर। तो क्या आएगा, दिस ओ बी स्क्वायर इज नथिंग बट वॉट, दिस ओ बी स्क्वायर इज नथिंग बट वॉट, आर स्क्वायर। तो सिंपली आई कैन राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू cos theta. So simply r, nothing but the magnitude of the resultant, is equal to p square plus q square plus twice pq cos theta. तो गाइज ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स along the two sides of the two adjacent sides of the parallelogram. So one more thing we can obtain over here guys, direction of the resultant with respect to side OC. वो क्या हो सकती है, यहाँ पे देखेंगे आप OBD इस ट्रायंगल में यदि हम tan अल्फा लेंगे तो क्या होगा, उसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, BD अपॉन OD। तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट इज दिस, BD इज इक्वल टू Q साइन थीटा, और ये OD जो है, OD का मतलब क्या होगा, OC प्लस CD। अब OC क्या है, OC तो है P, और ये CD क्या होगा, CD होगा Q cos थीटा। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की विथ रिस्पेक्ट टू OC क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। सो दैट इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू OC। ओके, तो ये दो इक्वेशंस आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है, एक तो उसका रिजल्टेंट और दूसरा उसका डायरेक्शन। सो दैट इज व्हाट गाइज अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। I hope you found it useful. Still, if you have any doubts, you can ask me in comment section below. I will try to answer those. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel. I will see you in the next lecture.